9। तो पिछले चैप्टर के लास्ट में हमें वी ने एक एंट को दिखाया था और कहा था कि यही असली वजह है यंग यंग के सभी बीमारियों की। एंड वी यहाँ पे बताता है कि बीज और एंट ये दोनों ही सेम ही है, मतलब एक ही फैमिली से हैं। अब बात है कि क्या चींटियां भी बीज की तरह काटती है? तो यहाँ पे हमें बताया जाता है जो सारी चींटियां होती है वो नहीं काटती है, कुछ ही चींटियां होती है जो काटती है। एंड जो चींटियां काटती है वो बीज से ही बनी है, मतलब रिश्तेदार, ऐसा ही कुछ समझ लो। जो चींटियां काटती है वो बीज की रिश्तेदार है और इसीलिए उन चींटियों पे बहुत सारे रिसर्च करने के बाद हमें पता चला है कि जो चींटियां काटती है और जो बीज काटती है उनका जहर थोड़ा सेम ही होता है, मतलब बिल्कुल ही सेम समझ लो। लाइक एक बी अगर हमें काटे तो हमारा हाथ फूल जाता है एंड उसमें निशान वगैरह रह जाता है, वैसे ही एक काटने वाली चींटी अगर हमें काट ले तो उससे भी वैसा ही निशान हो जाता है। अब ये वाली जो चींटी वी के हाथ में है उसे किंग स्टिंगर डीमन एंट बोलते हैं। एंड वी बोलता है कि ऐसा लगता है कि इसने जानबूझकर यिंग को नहीं काटा है, क्योंकि ये डीमन एंट आमतौर पे ये अपने जैसे दूसरे छोटे कीड़ों को मार कर खाते हैं, ये इंसानों को नहीं खाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि उसने यिंग को गलती से काट लिया है, मतलब किसी और चीज को काटने जा रही होगी और उससे काट लिया और उसके बाद वो बेहोश हो गई। और जब उसे होश में आया तो उसके निशान देख के ऐसा लग रहा था कि वो कोई मामूली निशान है, इसलिए हम लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। एंड उसके बाद मिस्टर पैंग को समझ में आता है तो अच्छा, तो ये सब वजह है उसके बेहोश होने की। एंड वैसे तो ये जहर काफी ज्यादा खतरनाक होता है, इससे इंसान की मौत भी हो सकती है, लेकिन जो यिंग है उसे जहर की थोड़ी बहुत आदत पड़ गई है, इसलिए वो सिर्फ बेहोश होती है और उससे ज्यादा उसे कुछ नहीं होता। एंड फिर मिस्टर पैंग लीडर से कहते हैं कि क्या आप इसके लिए कुछ दवा बना सकते हो जिससे वो बेहोश ना हो। जिस पे लीडर कहते हैं कि हाँ, मैं कुछ दवाई बना तो सकता हूँ, लेकिन ये उस पे काम नहीं करेगा क्योंकि उसको जहर की आदत पड़ चुकी है, इसलिए दवा भी उसे मैं अगर दूंगा तो वो कुछ काम नहीं करेगा। एंड फिर मिस्टर पैंग दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, कम से कम हमें अब ये तो पता चलेगा कि वो कब कब बेहोश होने वाली होगी। एंड उसके बाद मिस्टर पैंग बोलते हैं कि मैंने आप लोगों को अच्छे से थैंक यू नहीं बोला। एंड फिर वो वी को थैंक यू बोलते हैं कि यंग वॉरियर आपका बहुत बहुत थैंक्स। एंड तभी वी बोलता है कि आप टेंशन मत लो, मेरे पास अभी भी यंग के लिए एक इलाज है। जिसपे मिस्टर पैंग बोलते हैं कि क्या कहा, कुछ इलाज है तो जल्दी बताओ क्या है वो। एंड फिर वी कुछ अजीब सा बोलता है जिसपे मिस्टर पैंग बोलते हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो बोलते हैं कि क्या हमें फिर से उसके कपड़े तो नहीं उतारने पड़ेंगे ना। जिसपे वी घबराते हुए बोलता है कि अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस बोल रहा था कि यिंग को थोड़ा थोड़ा जहर की आदत पड़ गई है, मतलब रोज थोड़ा थोड़ा जहर लेके अब कम से कम उसे ज्यादा कुछ नहीं होता है, बस वो बेहोश हो जाती है। और ऐसे ही जब रोज उसे थोड़ा थोड़ा जहर और दिया जाएगा, मतलब बीज एंड एंड्स जो भी है उनके द्वारा, तो फिर वो धीरे धीरे उससे जहर की पूरी आदत हो जाएगी और वो बेहोश वगैरह भी नहीं होगी। तो हो गया ना इलाज, मतलब अभी जो हो रहा होने दो, जहर वहर उसके शरीर में जाने दो और फिर क्या उसे आदत पड़ जाएगी और उसके बाद ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया काम। एंड ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं कि ये बंदा क्या बोल रहा है। ये लीडर सोचते हैं हम टैंक क्लैन वाले यही तो करते हैं, हम लोग भी यही टेक्निक यूज करते हैं जहर को अब्सॉर्ब करने के लिए और फिर धीरे धीरे हमारे शरीर को आदत पड़ जाती है जहर की। एंड फिर मिस्टर पैंग बोलते हैं कि लीडर क्या ये सही बोल रहा है, क्या ऐसा भी कुछ ट्रीटमेंट होता है और क्या उसके बाद वो बेहोश नहीं होगी। जिस पे लीडर बोलते हैं कि हाँ, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। एंड फिर मिस्टर पैंग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो वी को शाबाशी देते हुए कहते हैं कि चलो अब मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम बस अपने मुंह से वो शब्द बोल दो, मैं तुम्हारे सामने लाके रखूंगा उसे। जिस पे वी बोलता है कि अरे नहीं यिंग मेरी छोटी बहन जैसी है, तो मैं आपसे कुछ भी नहीं ले सकता। जिस पे मिस्टर पैंग बोलते हैं कि हमारे पैंग क्लैन में ये सब नहीं चलता, ठीक है, तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि तुम्हें क्या चाहिए। जिस पे वी सोचता है कि बाप रे, यहाँ के लोग कैसे हैं, इनकी थोड़ी सी मदद क्या कर दो। ब्लैंक चेक फेंक देते हैं अपने सामने। एंड यहाँ पे मिस्टर पैंग वी के पिच्चू पे दे जमाट की भाई जल्दी बता दे क्या चाहिए वरना तेरी खैर नहीं है। एंड यहाँ पे वी भी सोचता है कि अगर मैंने इसके आगे नहीं बताया कि मुझे क्या चाहिए तो ये बंदा मेरी सारी हड्डियां तोड़ के मानेगा। एंड फिर वी को एकदम से कुछ याद आता है और वो कहता है कि हाँ मुझे याद आया, तो कैसा होगा कि हम लोग कहीं पहाड़ियों में घूमने चले। एंड फिर मिस्टर पैंग बोलते हैं क्या पहाड़ियों में, लेकिन वहाँ क्यों। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है माउंट गोंगा, सिचुआन सिटी का। एंड अब आप लोग समझ गए होंगे कि वी ने पहाड़ियों में घूमने के लिए क्यों कहा। एंड भाई उन लोगों को ये पहाड़ काफी ज्यादा सुंदर लगता है। एंड वी भी बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है ये यहाँ पे क्यों आया है। यिन बोलती है कि जैसा कि जनरल ने कहा था ये वही जगह है ना। वी भी कहता है देखने में तो वैसा ही लगता है, यहाँ पे भी झरना है एंड वही पत्थर के पहाड़, लेकिन हम लोग इस झरने के उस पार की गुफा तक कैसे पहुँचेंगे। तभी मिस्टर पैंग बोलते हैं कि एक सेकंड, मुझे लीडर ने बताया था कि तुमने अभी अभी मोबिलिटी आर्ट्स वगैरह सीखना शुरू ही किया है, इसका मतलब तुम्हें वेव स्टेपिंग के बारे में नहीं पता होगा। जिस पे वी बोलता है अब ये क्या भला है। मिस्टर पैंग बोलते हैं कि मुझे पता ही था कि तुम्हें नहीं पता होगा। एंड फिर मिस्टर पैंग बोलते हैं कि देखो अभी तुम्हें समझाने बैठूंगा ये सब ना सिर दर्दी है, तो क्यों ना मैं तुम्हें सीधा करके ही बताऊं। एंड फिर वो वी को कॉलर से पकड़ता है एंड उसे उठा के सीधा फेंक देता है पहाड़ी के ऊपर। एंड एक ही बार में लड़का सीधा अपनी मंजिल
मंजिल तक। एंड यहाँ पे येन काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है क्या तुम ठीक हो ना, कहीं मर तो नहीं गए। एंड मिस्टर पैंग बोलते हैं कि वाह बच्चे, तुम्हारी बॉडी तो काफी ज्यादा फुर्तीली है। वी के तो जान में जान आई। वो बोलता है थैंक यू मिस्टर पैंग मुझे यहाँ तक एक बारी में पहुँचाने में, लेकिन बेचारी की यहाँ पे हालत खराब हो गई है। एंड फिर वो लोग देखते हैं ये रहस्यमय गुफा एंड यहीं से ये लोग जाएंगे इस गुफा के अंदर। एंड फिर मिस्टर पैंग बोलते हैं कि चलो तो फिर चलते हैं अंदर और देखते हैं हमें क्या मिलता है। एंड उसके बाद वो सभी लोग गुफा के अंदर चले जाते हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद ये लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। वो लोग चारों तरफ देखते हैं एंड लगता है उन्हें कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ है। एंड सच में यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, क्योंकि जो फूल वगैरह थे उन सब में बर्फ जम गया था। फूल पत्ते सब कुछ झाड़ियों में बदल गए थे। गुफा के अंदर चारों तरफ बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल होंगे, जमीन से लेकर आसमान तक चारों तरफ खुशबू एंड फूल। एंड ये जगह बाहरी दुनिया से बहुत ही ज्यादा अलग है। ऐसा ही कहा था ना मुरीम के जनरल मिस्टर जैगल हू ने। वो झूठ तो नहीं बोल सकते, उन्होंने कहा था ये जगह जन्नत है, लेकिन ये जन्नत तो नहीं लेकिन जहन्नम जरूर लग रहा है। उन्होंने कहा था गुफा की छत पे एक सुरंग है और वहाँ से रोशनी निकल रही होगी और उसके ठीक नीचे वो फूल खिल रहा होगा, लेकिन यहाँ रोशनी तो निकल रही है लेकिन कोई फूल वगैरह नहीं दिख रहा। ये सब तो मुरझाए हुए हैं, लेकिन ऐसा क्यों? एंड तभी मिस्टर पैंग बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो जानवर रहता है, जो यहाँ की रक्षा करता है, वो यहाँ के वातावरण को बिगाड़ रहा है। एंड इन पत्थरों के अंदर से बहुत ही ठंडी आई क्यों निकल रही है। ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही खतरनाक जानवर इसके अंदर है। वी बोलता है यस मुझे भी ऐसा ही लगता है सर। एंड तभी मिस्टर पैंग बोलते हैं कि तो फिर सावधान हो जाओ और तुम लोग मेरे पीछे खड़े हो जाओ, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है। एंड उसके बाद मिस्टर पैंग अपनी बड़ी सी तलवार निकाल के सामने खड़े हो जाते हैं। आसपास सब कुछ हिलने लगता है, जिससे ये दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। मिस्टर पैंग बोलते हैं कि मेरे ठीक पीछे ही रहना है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बट वे यहाँ पे डरना तो छोड़ो भाई, यहाँ पे उसे खुशी हो रही है कि अब निकलेगा वो बाहर और अब मैं देखूंगा उसे। मान लो कि इसे लग रहा है कि भाई ये बाहर निकल गया और उसका पालतू जानवर बन गया, बस और कुछ नहीं। एंड तभी उन पत्थरों के पीछे से दिखती है दो चमकती हुई आंखें, और जैसे ही वो बाहर निकलती है वी हैरान की बाप रे ये तो वही है ना जिसके बारे में मिस्टर जैगल ने बताया था। ये लगभग 1 फुट लंबा है और इसकी प्यारी प्यारी आंखें और इसकी छोटी सी गोल मटोल पूंछ। वी कहता है बाप रे बाप ये इतनी सुंदर है कि मैं तो इसे देख के पागल ही हो रहा हूँ। जिन भी कहती है ये तो वही ब्लू लिजर्ड है ना वी? जिस पे वी कहता है कि वाह मुझे लगा ही था कि तुम इसे पहचान लोगी। बट मिस्टर पैंग यहाँ पे हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि क्या उधर एक और लिजर्ड है? क्या इनका जोड़ा है? मतलब क्या ये एक नहीं 2 है? एंड जोड़ा सुन के तो वी हैरान हो जाता है। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है कि मिस्टर पैंग चाहे कुछ भी हो जाए हमें इन्हें मारना नहीं है, हमें इन्हें जिंदा रखना है और इन्हें वापस लेके जाना है, क्योंकि ये लोग 2 है और इनकी मदद से हम लोग इनकी संतान को बढ़ा सकते हैं, मतलब बच्चे पैदा करेंगे और फिर इन्हें और भी बढ़ाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। जिन उससे पूछती है कि क्या हुआ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या? बोलता है मुझे एक हल्की झलक मिली, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमें इस लिजर्ड के पीछे दूसरा लिजर्ड दिखाया जा रहा है जो बिल्कुल भी नहीं हिल डुल रहा है, इसका कलर भी फीका पड़ रहा है। तो वी बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि ये सांस ले रहा है। एंड बस इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो कैसा लगा आप लोग को ये चैप्टर कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैप्टर में देखा था वी और उसकी पलटन ब्लू लिजर्ड को देखने के लिए आई थी और उन्हें दिखता है कि वहाँ पे एक नहीं बल्कि 2 लिजर्ड है, लेकिन एक उनमें से बीमार है। अब वो मर गया है या जिंदा है ये हमें नहीं पता। तो इस चैप्टर में हमें वही दिखाया जाएगा कि उस दूसरे लिजर्ड का आखिर क्या होता है। तो वी यहाँ पे गुप्पे वगैरह को बोल के जाता है कि देखो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर यहाँ पे कुछ भी हलचल हो ना तो जल्द से जल्द मुझे खबर पहुँचा देना। जिसपे गुप्पे बोलता है हाँ आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं, यहाँ पर अगर कुछ भी हलचल हुआ तो मैं जल्द से जल्द आपको खबर पहुँचाता हूँ। सो वी वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि फिलहाल हम लोगों ने यहाँ से पीछे हटने का फैसला किया है, क्योंकि वो लोग अभी इस ब्लू लिजर्ड के बारे में कुछ भी जानते नहीं है और वो लोग चाहते हैं कि वो इसके बारे में और भी पता लगाए, क्योंकि बिना जानकारी के अगर वो लोग मदद करने जाएंगे और कुछ उल्टा सीधा हो गया तो और भी नुकसान हो जाएगा उन्हें उल्टा। एंड तभी ये उसे बुलाती है कि सॉरी योंग आ जाओ खाना तो खा लो यार। जिसके बाद यहाँ पर अपना वी सपने देखने लगता है कि वाह क्या ही जिंदगी है। एंड दूसरी साइड इनका खाना बनता है। तभी मिस्टर पैंग वी से पूछते हैं कि क्या हुआ, आज कुछ हलचल दिखने को मिला क्या? जिसपे वी बोलता है कि नहीं वो बिल्कुल भी नहीं हिला। मिस्टर पैंग भी बोलते हैं कि हाँ यार कम से कम जिंदा है वो, तो उसे कुछ खाने पीने के लिए तो हिलना चाहिए ना। जिसपे वी बोलता है कि दरअसल बात ये है कि जो मोटी पूंछ वाली छिपकलियाँ होती है वो अपने पूंछ में काफी सारी ऊर्जा बचा के रखती है और वो काफी टाइम से हिलडुल भी नहीं रही है और कुछ खा भी नहीं रही है। इसका मतलब ये है कि वो एनर्जी अपने पूंछ से ही ले रही है और इसका मतलब ये है कि हमें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा
वरना वो ऊर्जा खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए अब हमें चेक करना ही पड़ेगा और हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा कि ये क्यों नहीं हिल रही है या क्या चक्कर है इसका। तो वी बोलता है कि कम से कम हमें वहाँ पे जाके उसे देखना चाहिए कि उसे कहाँ पे लगी वगी है, ताकि हम लोग कुछ इलाज कर सके। और अगर वो भूखी होगी तो वो कुछ खा भी लेगी, हम उसे खाना दे देंगे। लेकिन उसके लिए हमें उस दूसरे वाली को वहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो दूसरा लिजर्ड हमें उस तक पहुँचने नहीं देगा जो घायल है, क्योंकि वो उसकी रक्षा कर रहा है ताकि कोई उसे नुकसान ना पहुँचाए। जिसके बाद मिस्टर पैंग अपने मसल्स दिखाते और कहते हैं कि तुम देखो इन्हें, क्या ये काफी नहीं होगा उस दूसरे वाले को रोकने के लिए? इससे तो पक्का हमें वो दोनों के दोनों मिल जाएंगे। एंड इसे देख के वी मनी मन सोचता है कि इस मुक्के से तो वो लोग मर ही जाएंगे, तो फिर हम उन्हें बचाएंगे कैसे? एंड फिर वी बोलता है कि अरे मिस्टर पैंग, अगर आप अपने इस पावर का यूज करोगे ना तो फिर तो वो लिजर्ड तो क्या वहाँ के पत्थर भी टूट जाएंगे, क्योंकि आपका ये मुक्का किसी बम से कम नहीं है। और फिर मिस्टर पैंग यहाँ पे हंसते हुए कहते हैं कि बिल्कुल सही कहा तुमने। और फिर मिस्टर पैंग वी को एक शाबाशी देते हुए कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे इस पंच से वो लोग मर जाएंगे। फिर मिस्टर पैंग पूछते हैं कि तो आखिर हमें करना क्या है, जिसके बाद वी उन्हें प्लान बताता है। और फिर वी समझाता है कि आप और आपकी पलटन उस जिंदा लिजर्ड का ध्यान भटकाएंगे, तब तक मैं और लेडी यिन जाके उसे देखेंगे दूसरे वाले को कि आखिर उसे क्या हुआ है। एंड वो लोग बीच में एक पत्थर का दीवार भी खड़ा कर देंगे ताकि वो लिजर्ड इधर उधर ना आ जा सके। एंड फिर मिस्टर पैंग समझ जाते हैं कि अच्छा तो ये सब करना है, ये अच्छा प्लान लग रहा है मुझे। एंड फिर मिस्टर पैंग बोलते हैं कि अच्छा तो मैं और कुछ भी कर सकता हूँ क्या तुम लोगों के लिए? जिसपे वी बोलता है कि अरे नहीं, आप बस उसका ध्यान रखना कि वो दूसरा वाला लिजर्ड कहीं दीवार कूद के मेरी साइड ना आ जाए, वरना हमारी तो वाट लग जाएगी। एंड फिर मिस्टर पैंग बोलते हैं गॉट इट, तो आखिरकार मेरी बॉडी को कुछ एक्शन करने को मिल रहा है। एंड फिर वो भागते हुए चला जाता है अपने काम पे, जिसपे वी बोलता है कि मिस्टर पैंग थोड़ा ध्यान से जाओ यार, ऐसा लग रहा है कि वो आपका आवाज सुन के ही मर जाएगा बेचारा। एंड फिर वी यहाँ पे सोचता है कि अगर वो सच में बीमार है तो अब ज्यादा दूर नहीं है कि हम उसे ठीक कर देंगे। दूसरी ओर मिस्टर पैंग अपनी बड़ी सी तलवार लेके, अब ये हाथी को मारने वाला तलवार है, ये क्या है पता नहीं, लेकिन फिलहाल ये इस लिजर्ड की तरफ बढ़ रहा है। अब कहीं ये गलती से उसे मार ना डाले। वहीं वी धीरे से बोलता है मिस्टर पैंग तैयार हो जाओ एंड शुरू हो जाओ अपने काम के लिए, जिसमें मिस्टर पैंग बोलते हैं समझ गया। एंड फिर मिस्टर पैंग अपनी तलवार निकालते हैं और उससे पंगा लेने के लिए सीधा आगे चले जाते हैं। वहीं वो लिजर्ड भी चिल्लाने लगता है, वो भी तैयार हो जाता है हमले के लिए और उसके आंखों से आग निकलता है। एंड वो अपनी पावर से छलांग लगा के मिस्टर पैंग की ओर बढ़ता है और वो मिस्टर पैंग पे अपनी पूंछ से हमला करता है, लेकिन मिस्टर पैंग अपनी तलवार से उसे पीछे के लिए कर देते हैं। एंड वो काफी स्पीड से पीछे की ओर चला जाता है। एंड मिस्टर पैंग यहाँ पे उसे पैंग वॉरियर में से फर्स्ट रैंक देता है, मतलब कि अगर वो पैंग क्लैन का कोई वॉरियर होता तो उसे रैंक 1 मिलता। एंड फिर वो उस लिजर्ड पे वापस से हमला करता है और उसके बाद कहता है कि तो अब हमारी बारी है। एंड फिर मिस्टर पैंग की पलटन उसे चारों तरफ से घेर लेती है। वहीं वी और लेडी यिन वहाँ से पतली गली पकड़ के निकल रहे थे कि भाई सॉरी होंग, जल्दी जल्दी यहाँ से निकल ले, जितने भी जल्दी हो सकता है। जिसपे वी बोलता है कि हाँ मैं समझ गया, हमें जल्दी चलना चाहिए। एंड फिर वो दोनों पहुँच जाते हैं उस दूसरे वाले लिजर्ड के पास, जहाँ पर जाके वी हैरान हो जाता है उसे देख के। एंड यिन वी से पूछती है कि क्या हुआ, क्या ये जख्मी है? जिसपे वी बोलता है कि नहीं, यहाँ पे मसला कुछ और ही है, ये लिजर्ड शेडिंग फिनिश नहीं कर पाई है, मतलब इनकी जो ऊपर की खाल होती है वो लोग उसको निकालते हैं एंड उनका नया खाल आ जाता है, लेकिन ये नहीं कर पा रही है एंड इसकी आंखें भी ठीक से नहीं खुल रही है। जिसपे वी बोलता है कि जल्द से जल्द हमें इसका इलाज करना पड़ेगा, इससे पहले कि लेट हो जाए। जिसपे यिन बोलती है लेकिन हम लोग उसका इलाज कैसे करेंगे, हमारे पास ना ही दवा है ना ही और कुछ। जिसपे वी बोलता है कि अरे यार टेंशन मत लो, मैं हूं ना। एंड यिन की यहाँ पे बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि वी यहाँ पर उसकी खाल को उतारने वाला है, यानी कि उसके पुराने कपड़े। सो यिन यहाँ पे मुंह फुलाते हुए कहती है कि क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? वी की यहाँ पे बोलती बंद हो जाती है, लेकिन बेचारा सोचता है कि ये तो मुझे करना ही पड़ेगा ना, ये पागल है क्या? लेकिन तभी अचानक से वो दूसरी लिजर्ड उठ जाती है। जिसपे वी बोलता है कि अरे टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ यहाँ पे। एंड हैरानी की बात यह है कि वो लिजर्ड आसानी से वी के पास चली जाती है और वो बिल्कुल शांत होती है। जिसपे वी सोचता है कि ये तो बिल्कुल क्वीन बी की तरह है, लगता है ये भी मेरी बातों को समझ रही है, इसलिए ये भी शांत हो गई है। एंड फिर वी अपने हाथों से उसके ऊपर की खाल को उतारने लगता है, यानी कि उसकी कैंचुली। एंड फिर वो बोलता है कि लिजर्ड भी सांपों की तरह अपनी कैंचुली को उतारते हैं, लेकिन इनकी कैंचुली आसानी से मिलती नहीं है क्योंकि ये इसे खुद ही खा जाते हैं। एंड ये इसे देख के बहुत ही हैरान हो जाती है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। एंड फिर भी बोलता है कि इनकी स्किन बहुत ही ज्यादा टफ होती है एंड इन्हें हमें आराम से निकालना चाहिए। एंड फिर वो आराम आराम से अपना काम शुरू करता है। एंड ये उसे देख के हैरान हो जाती है और कहती है वाओ, ये तो बिल्कुल जेमस्टोन की तरह लग रहा है एंड इसका न्यू कलर ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है और कितना ज्यादा चमक रहा है। एंड उसके बाद वी उसके हाथों का भी कैंचुली निकालता है, जिसके बाद वो येन को दिखाता है। एंड येन उसे देख के हैरान होती है, वो बोलती है यार ये कितना क्यूट है, ये ग्लव्स की तरह लग रहा है। एंड फिर वी यहाँ पे अपने पुरानी जिंदगी के बारे में सोचता है और कहता है तुम्हें नहीं पता क्या कि पिछले जिंदगी में मैं एक यूट्यूबर था और मेरा काम यही सब था। एंड ये उसे कह नहीं रहा है, ये बस सोच रहा है अपने मनी में। लेकिन इसकी जो पूंछ है, इसकी खाल ठीक नहीं लग रही है, ये कुछ ज्यादा ही है, मतलब इसकी पूंछ कुछ जरूरत से
ज्यादा ही बड़ी है, लेकिन उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये लोग इसके फेस से भी हटाने वाले हैं ये सब कुछ, एंड अब इन्हें काफी ज्यादा ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि इसके फेस के पास में से आंखों के सामने में से अच्छे से नया खाल नहीं आया है, इसलिए इसे थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए ये लोग आराम आराम से उसे निकालते हैं और फिर फाइनली वी बहुत ही आराम से अपना काम पूरा कर देता है और वो अच्छे से हो भी जाता है। उसके बाद फाइनली ये लिजर्ड अपनी प्यारी प्यारी आंखें खोलती है, जिसे देख के ये लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं वाओ ये कितनी सुंदर लग रही है, लेकिन इसकी पूंछ इसका क्या करे, ये तो जरूरत से ज्यादा ही बड़ी है। एंड फिर वी बोलता है कि लगता है हमें इसे काटना पड़ेगा। सो अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, ये खत्म होने से पहले आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, ताकि यूट्यूब मेरे वीडियोस को आगे तक पहुंचाए। सो वी यहाँ पे बोलता है कि हमें इसकी पूंछ को काटना पड़ेगा, लेकिन अभी जैसी सिचुएशन है, अगर इस सिचुएशन में हम लोग इसकी पूंछ को काट देंगे तो ये मर भी सकती है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे कुछ हलचल होने लगती है और आवाज आती है वॉरियर्स आर यंग, सावधान हो जाओ, क्योंकि वहाँ पे दूसरा लिजर्ड आ चुका है। एंड ये इन दोनों का क्या हाल करेगा ये तो हमें अगले चैप्टर में ही पता चलेगा। वी तो यहाँ पे काफी डर जाता है कि भाई साहब ये कहाँ से टपक पड़ा। एंड वी के हाथ में जो डैगर वगैरह था वो उससे उस दूसरे वाले लिजर्ड को दिखाता है और कहता है कि मेरे पास मत आना वरना पिट जाओगे। वैसे वी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो बस अपना डैगर आगे बढ़ाता है एंड सोचता है कि ये मैं क्या कर रहा था, मैं अपने डैगर को क्यों आगे बढ़ा रहा था। एंड बस इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो हम लोग अगले चैप्टर में अब यही देखेंगे, क्या इन सब के बीच में दोस्ती हो जाएगी जैसे कि वी ने बाकी जानवरों के साथ की, या इनकी थोड़ी पिटाई विटाई हो जाएगी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बता देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि वी उस बीमार लिजर्ड के पास था, तभी वहाँ पर दूसरा वाला लिजर्ड आ जाता है जो उसे प्रोटेक्ट करता है। एंड उसे देख के वी की हालत खराब हो जाती है, वो जोर से चिल्लाने लगता है कि अरे बाप रे ये कहाँ से टपक गया। एंड वी यहाँ पे कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो लिजर्ड येन और वी के पास आ जाता है और वो इतनी तेजी से आता है कि उसके आने की वजह से वहाँ पे पत्थरें टूट जाती है और वी और येन एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और दूर जाके गिरते हैं। लेकिन वी उस बीमार लिजर्ड को नहीं छोड़ता। एंड यहाँ पे दूसरा लिजर्ड काफी गुस्से से वी की तरफ देखता है, लेकिन वी बोलता है एक सेकंड रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो पहले, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, प्लीज थोड़ी देर बात करो। लेकिन तभी जो बीमार लिजर्ड वी के हाथ में थी वो दूसरे वाले लिजर्ड से बात करने लग जाती है और उसे समझाने लग जाती है कि कोई भी खतरा नहीं है, प्लीज शांत हो जाओ, ये हमारी मदद कर रहे हैं। एंड उसकी बात सुन के वो गुस्से वाला लिजर्ड शांत हो जाता है और उसकी बात सुनने लग जाता है। एंड उसके बाद दोनों हंसने लग जाते हैं और सभी हैरान कि क्या हो गया इन्हें, अभी तो इतने गुस्से में थे फिर हंसने लग गए। एंड तभी वहाँ पर मिस्टर पैंग वगैरह आ जाते हैं और वो कहते हैं कि वॉरियर सॉरियंग क्या आप ठीक है। एंड फिर मिस्टर पैंग कहते हैं कि ये पित्तू सा जानवर, इतनी स्पीड इसकी ज्यादा है ना, मैंने तो सोचा ही नहीं था ये इतनी स्पीड से मेरे दोनों टांगों के बीच में से निकल गया। एंड मिस्टर पैंग को देख के इसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। एंड तभी वी बोलता है कि मिस्टर पैंग आप शांत हो जाओ और थोड़ा पीछे चले जाओ, मैं इन लोगों से बात कर रहा हूँ अभी। एंड ये सुन के मिस्टर पैंग हैरान कि क्या कहा तुमने, तुम इनसे बात कर रहे हो, क्या मतलब है तुम्हारा, ये तुम्हारे शब्दों को समझ पा रहे हैं क्या। जिसपे वी हंसते हुए कहता है कि ऐसा ही कुछ समझ लो। एंड फिर वो बोलता है कि अब आप लोग डरो मत, ये हम पे अटैक नहीं करेगा दोबारा। एंड फिर वो येन से बोलता है कि लेडी येन क्या आप थोड़ी सूखी घास लेके आ सकते हो, जिसपे येन बोलती है क्यों नहीं। और फिर वो साइड में जाती है और बच्चे और येन मिलके सूखे सूखे घास इकट्ठा कर लेते हैं। एंड इस पैनल में ये लोग क्यूट लग रहे हैं काफी। एंड वैसे ये बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये बोलने की जरूरत है कि आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी, ताकि यूट्यूब मेरे वीडियोस को आगे तक पहुँचाए। तो आगे हम देखते हैं येन जो सूखे घास लेके आती है, वी उन पर उस बीमार लिजर्ड को सुला देता है। तो अब हम इन दोनों का कुछ नाम रख देते हैं, ठीक है। जो बीमार लिजर्ड है उसका नाम है जिक्कू और जो सही वाला है उसका नाम है किक्कू, ठीक है। तो फिलहाल तो इन्हें जिक्कू और किक्कू ही बोलते हैं, बाकी आगे जाके येन वगैरह इन्हें न्यू नाम दे देंगे। तो यहाँ पे वी किक्कू से बोलता है कि ये अभी बीमार है और अभी अभी वी ने इसका शल वगैरह निकाला है और इसकी मदद की है। तो अभी वी इससे बोलता है कि तुम इसकी आंखों को चाटते रहना, क्योंकि अभी अभी शल उतारा है तो इसकी आंखें चिपक जाएगी वरना, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो बाद में जिक्कू को आंखें खोलने में दिक्कत हो सकती है। एंड यहाँ पे हैरानी की बात है कि किक्कू वी की सारी बातें समझ गया और फौरन अपने काम पे लग गया। एंड फिर वी बोलता है यार ये काम तो किक्कू कर लेगा, लेकिन असली प्रॉब्लम अभी बाकी है। तभी किक्कू बोलता है कि क्या प्रॉब्लम बाकी है, जिसपे वी बोलता है कि पूरी बॉडी और आंखों वगैरह का काम तो हो गया, लेकिन उसकी पूंछ, उसका कोई इलाज नहीं है। तुम आंखों को तो ठीक कर सकते हो लेकिन उसकी पूंछ को ठीक नहीं कर सकते हो, उसका सिर्फ एक ही इलाज है। एंड फिर किक्कू की पूंछ को देखता है एंड उसके बाद वो वी की तरफ देखता है एंड कहता है कि मतलब कहता तो नहीं है लेकिन उसके कहने का मतलब यही है कि अब इसका क्या इलाज है। एंड फिर वी यहाँ पे अपने हाथों से
से इशारा करके बोलता है कि हमें उसकी पूंछ को काटना पड़ेगा। एंड फिर किक्को यहाँ पे इमेजिन करने लगता है कि क्या उसकी पूंछ को काटना पड़ेगा, फिर तो उसे दर्द होगा और फिर वो रोने लगेगी। एंड फिर वही वो उस प्लान को कैंसिल करता है कि ना 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 ये नहीं हो सकता। और वो किक्को को रोता हुआ इमेजिन करके बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और उसकी पूंछ काटने की बात से वो वी पे अटैक कर देता है। एंड वी के तो यहाँ पे सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। वो जोर से चिल्लाता है कि अरे यार रुक तो जाओ, मेरी बात ही नहीं समझ रहे तुम। एंड बस यहीं पे सीन कट हो जाता है और सीन शिफ्ट होता है। एंड हमें दिखाया जाता है वी के गाल में यहाँ पे थोड़ी सी लग गई है क्योंकि किक्को ने उसकी पिटाई कर दी है। एंड उसके बाद ये ने उसके थोड़ा सा दवाई वगैरह लगा रही है। एंड वी यहाँ पे सोचता है कि यार भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, मैं तो उसकी मदद करने की सोच रहा था। एंड तभी येन कहती है सॉर्योंग रुक जाओ यार, मुझे दवाई तो लगाने दो, ऐसे तुम्हें लग जाएगी और तुम्हारा ये निशान रह जाएगा। एंड तभी हम मिस्टर पैंग को देखते हैं जो जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि अब लग रहा है कि तुम एक रियल मर्द हो। एंड वो हंसते हुए कहते हैं आखिरकार तुम्हें एक निशान इनाम में मिला अपने चेहरे पे, वो भी लड़ाई के दौरान। एंड ये बात सुन के येन उसकी तरफ गुस्से से देखती है। एंड फिर मिस्टर पैंग सोचते हैं अरे बाप रे मैंने गलत बोल दिया क्या। वहीं वी बोलता है कि चलो आखिरकार हमारे बीच की गलत फहमी तो दूर हो गई कम से कम। और मेरे सेंटीपिड के बच्चे उन्होंने भी उसे मारने के इरादे से नहीं देखा और मैंने देखा वो छोटा सा किक्कू जब उसने पहली बार हम पे अटैक किया तब उसका इरादा भी हमें चोट पहुंचाने का नहीं था। एंड तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक मिस्टर गुप्पे आ जाते हैं और वो कहते हैं कि वॉरियर सॉर्योंग, ऐसा लगता है कि वो लेजर्ड हमसे कुछ कहना चाहते हैं। एंड तभी हम देखते हैं वहाँ पे किक्कू आ जाता है। एंड फिर वी स्माइल करता है और कहता है कि अच्छा तो अब लगता है कि तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार हो, है ना। वहीं किक्कू अपना सर झुकाता है और उसे हाँ बोलता है। सो वी उसे पूछता है कि ठीक है मैं अपना काम करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे बता दो कि तुम लोग खाने में क्या खाते हो, ताकि जब मैं अपना काम कर दूंगा उसके बाद हम उसे अच्छा खाना खिला सके जिससे वो जल्दी ठीक हो जाएगी। एंड तभी किक्कू उसकी बात समझ जाता है और वो भागते हुए फुल स्पीड में कहीं जाता है। एंड फिर वी वगैरह भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। एंड फिर किक्कू एक छोटे से पौधे के पास आके रुक जाता है और वो वी को दिखाता है वो पौधा। एंड फिर वी उस पौधे को देखता है कि क्या ये लोग ये खाते हैं। एंड फिर किक्को यार मैं खुद ही नाम भूल गई। सो किक्को उस छोटे से पौधे को उठा के वी को दिखाता है। एंड फिर वी उस पौधे को हाथ में लेता है और उसे देखने लग जाता है। एंड तभी येन बोलती है कि एक सेकंड मुझे देना, वो मैं देखूं तो जरा। एंड फिर येन उस पौधे को उठाती है और वो उसे देखने लगती है और देखने के बाद वो कहती है कि ये तो स्पिरिट हब का एक बीज है जो फूल सदियों तक जिंदा रहता है और वो यहीं पे तो खिलता है। एंड फिर वी हैरान, वो उसे हाथ में लेके कहता है कि क्या ये उसी फूल का बीज है। एंड फिर मिस्टर पैंग बोलते हैं कि हाँ, और ये इसी तरीके के जगहों में उगता है जहाँ पर इस तरीके के जानवर रहते हैं जो उससे अपनी एनर्जी लेते हो। एंड फिर येन कहती है कि तो ये लेजर्ड हमारे सेंटीपिड के बच्चों जैसे हैं, जैसे ये लोग भी येन से एनर्जी लेते हैं तभी ये लोग बड़े होते हैं ना, वैसे ही ये लिजर्ड भी है। एंड उसके बाद वी सोचता है कि एक सेकंड, अगर ये बात सच है तो इसका मतलब ये है कि ये लिजर्ड खतरे में है। एंड फिर वी फटाफट से उस पौधे को जमीन में लगाने लगता है ताकि वो मुरझा ना जाए। बट मिस्टर पैंग बोलते हैं कि सॉर्योंग इसका कोई फायदा नहीं है। जिस पे वी बोलता है कि क्या मतलब है कोई फायदा नहीं है। एंड फिर मिस्टर पैंग बोलते हैं कि ये पौधा ऐसा है कि एक बार कोई इंसान इसे हाथ लगा दे तो ये दोबारा नहीं उगता। और बस यही वजह है कि उस लिजर्ड ने हमें बस इस पौधे को दिखाया क्योंकि उसे भी पता है कि कोई इंसान अगर इसे हाथ लगाएगा तो ये वापस नहीं उगेगा और तुम इसे वापस लगाओगे भी तो कोई फायदा नहीं है, ये अब बड़ा नहीं होगा। एंड वी यहाँ पे सोचता है अरे नहीं। एंड यहाँ पे वी इमेजिन करता है मिस्टर जैगलो को कि हम इंसानों के वजह से ही इन जानवरों को इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है। एंड वी यहाँ पे मनी मन रोने लग जाता है और मनी मन उन्हें सॉरी बोलता है कि हम इंसानों की वजह से उन्हें दिक्कत हो रही है। वही मिस्टर पैंग वॉरियर गुप्पे से पूछते हैं कि जो स्पिरिट हब यहाँ पे उगता है उसका रियल नाम क्या है। एंड फिर यहाँ पे गुप्पे बोलता है मेरे ख्याल से उसका असली नाम है कोल्ड जिनसेंग। एंड उसके बाद मिस्टर पैंग स्माइल करके बोलते हैं कि अच्छा तो मैं इसी तरीके का कोई दूसरा चीज ढूंढ सकता हूँ जिससे सेम एनर्जी निकलती है। जिसपे वी बोलता है कि क्या सच में ऐसी भी चीज है कोई। जिसपे मिस्टर पैंग बोलते हैं हाँ बिल्कुल है और इसे आइस जेट कहा जाता है और स्पिरिट हब की तरह इससे भी कोल्ड एनर्जी निकलती है। लेकिन यार मसला ये है कि मैं इसे ढूंढूंगा कहाँ पे, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पैसों से खरीदा जा सकता हो। ये चीज बहुत ही ज्यादा रेयर है और ये मिलती ही नहीं है। वही हम येन को देखते हैं जो कि साइड से बोलती है कि आप आइस जेट के बारे में बात कर रहे हैं। जिसमें मिस्टर पैंग बोलते हैं हाँ। फिर येन बोलती है कि तो फिर मुझे पता है कि वो कहाँ मिलेगा। एंड फिर वी और मिस्टर पैंग खुश हो जाते हैं कि क्या कहा, तुम्हें सच में पता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। एंड फिर वी इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो येन के बिल्कुल पास जाके बोलता है कि तो फिर ये चीज कहाँ मिलेगा, मुझे जल्दी बताओ। एंड फिर येन थोड़ी देर सोच में पड़ जाती है कि यार मैं इसे बताऊं कैसे तुम लोगों को। एंड फिर वो एक अलग ही टाइप की फेस बना के बोलती है कि हम इसे वीड कह सकते हैं। एंड यहाँ पे वीड सुन के वी हैरान कि क्या कहा तुमने। वही येन थोड़ा मुंह फुलाती है, उसे शर्म आ जाती है। एंड वी का मुंह यहाँ पे खुला का खुला रह गया, उसे तो समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये बोले क्या। एंड ये इतना ज्यादा हैरान क्यों हो गया ये अभी मैं नहीं बता सकती, क्योंकि क्या पता अगले चैप्टर में कुछ और मतलब निकल जाए, तो इसलिए अगले चैप्टर का वेट करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।
देखा था इन लोगों को आइस जेट चाहिए था उन लिजर्ड्स के लिए। एंड तभी यिन बोलती है कि उसे पता है कि आइस जेट कहाँ मिलेगा। एंड उसके बाद वो किसी वीड के बारे में बताती है। एंड ये सुन के वी के होश उड़ जाते हैं। मतलब बेचारी को शर्म आने लगती है, क्योंकि स्टार्टिंग में वी ने यिन को घास फूस बोल दिया था ना, तो उसे वही सारी बात याद आ रही है कि अरे यार ये बात मैंने उस टाइम पे बोल क्यों दी थी। एंड उसे वही सब बातें याद आ रही है कि कैसे लीडर ने उससे कहा था कि अच्छा तो तुम इसी लड़की को घास फूस बोल रहे थे है ना, और अब उसे यिन से प्यार हो गया। एंड तभी मिस्टर पैंग बोलते हैं कि अच्छा तो बताओ कौन सा वीड है जो आइस जेट की तरह काम करता है। तभी वी बोलता है ओ मिस्टर पैंग आप क्या बोल रहे हैं ये, मतलब उसे बार बार घास फूस का नाम सुन के झटके लग रहे हैं और कुछ नहीं। एंड फिर वो बताती है कि वो वीड और कोई नहीं बल्कि है मुरीम के 3 फूलों में से एक, द फ्लैम क्वीन पेओनी। एंड वो किसी नमगूंग क्लैन की बेटी है, जैसे यिन टैंग क्लैन की इकलौती बेटी है। एंड मैंने सुना है कि उसके पास आइस जेट है, लेकिन सच में इसकी जरूरत नहीं है। एंड आइस जेट की बात सुन के वी के यहाँ पे होश उड़े पड़े हैं। एंड तभी वहाँ पे किक्को आ जाता है और वो पता नहीं क्या बोलता है, तो यिन को समझ में नहीं आता है, जिसपे वो बोलती है कि ये क्या बोल रहा है। एंड फिर भी बोलता है कि ये किक्को के इलाज के लिए बोलने आया है, ऐसा लगता है कि वो तकलीफ में है। एक काम करते हैं हम लोग हमारी बातचीत को बाद में करते हैं, पहले हम उसी का इलाज करते हैं और देखते हैं जाके। एंड फिर यिन वगैरह बोलते हैं ठीक है सॉरयोंग समझ गए हम। एंड फिर वो लोग किक्को के पास जाते हैं और देखते हैं कि वो काफी ज्यादा बीमार लग रही है। एंड फिर वी उसे अपने हाथ में उठाता है। एंड यिन बोलती है कि ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये तो पहले से भी ज्यादा घायल लग रहा है, मतलब घायल लग रही है, वो लड़की है। वी बताता है कि वैसे तो वी बताता है कि जो लिजर्ड होते हैं वो अपनी पूंछ को खुद भी काट सकते हैं, जिसपे यिन बोलती है कि तो फिर ये क्यों नहीं कर रही, जिसपे वी बोलता है कि ऐसे भी लिजर्ड होते हैं जो ऐसा नहीं कर सकते हैं। एंड फिर यिन बोलती है अच्छा ऐसा भी है क्या, मतलब वो कर सकते हैं लेकिन उन्हें दिक्कत होती है, जैसे कि बहुत सारे अलग अलग प्रजाति होते हैं जिसमें से कुछ ऐसा कर पाते हैं और कुछ ऐसा नहीं कर पाते हैं। एंड इसे ऑटोटॉमी कहते हैं, जिसमें लिजर्ड अपनी पूंछ को काट लेते हैं और वो फिर से रीग्रो हो जाता है। लेकिन सारे लिजर्ड ऐसा नहीं कर पाते, मतलब वो अपनी पूंछ को काट तो लेते हैं लेकिन वापस रीग्रो नहीं कर पाते। एंड फिर भी बोलता है कि तो हमें इसकी पूंछ को अलग करने के लिए डिटैचमेंट सेगमेंट को ढूंढना पड़ेगा ताकि उसकी पूंछ अलग हो जाए, जिसपे यिन बोलती है डिटैचमेंट सेगमेंट ये क्या होता है। एंड फिर भी बताता है कि ये इस तरीके की लाइन होती है जिसमें पहले से तय रहता है कि उसकी पूंछ कहाँ से कटेगी, जिसपे यिन बोलती है ओह ये लिजर्ड तो वैसे जहरीले नहीं होते, लेकिन तुम्हें काफी कुछ पता है इसके बारे में। एंड फिर भी यहाँ पे हंसने लगता है। एंड फिर भी मन ही मन सोचता है कि यार सब कुछ तो ठीक है मैंने जो कुछ भी कहा, लेकिन इसकी पूंछ बिल्कुल खराब हो चुकी है पूरी तरीके से, और अब सर्जरी ठीक से हो पाएगी या नहीं ये मैं नहीं बता पा रहा, लेकिन मैं स्पाइसी फैब्रे हूँ और मैं ये कर सकता हूँ। एंड फिर वो अपने हाथ से उसकी पूंछ को काटने की तैयारी करता है, लेकिन यहाँ पे हमें वो सीन नहीं दिखाया जाता है जहाँ पे वो पूंछ को काट देता है। सीधा सीन शिफ्ट होता है, हमें मिस्टर पैंग को दिखाया जाता है जो सोचते हैं कि ये सब करने में इन्हें कुछ ज्यादा ही टाइम नहीं लग रहा। वही किक्को भी टेंशन में है। तभी वहाँ पे वी आ जाता है, वो कहता है कि अब टेंशन की कोई बात नहीं है मिस्टर पैंग, सर्जरी ठीक से हो चुकी है और मैंने इसकी पूंछ काट दी, अब ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी। एंड फिर वी बोलता है कि अब टेंशन की बात नहीं है, बस ज्यादा से ज्यादा हमें इसका ख्याल रखना पड़ेगा एंड फिर ये जल्दी ठीक हो जाएगी। वही किक्को भी बहुत खुश होता है, उसके तो खुशी के आंसू आने लगते हैं। एंड फिर वो किक्को को किक्को के पास छोड़ देता है एंड सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। मिस्टर पैंग भी सोचते हैं कि मैं जितनी बार इस लड़के को देखता हूँ मुझे इतनी बार ही लगता है कि ये लड़का बहुत अमेजिंग है। एंड फिर सर्जरी वगैरह सब कुछ हो गया एंड फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग उस जगह से थोड़ी दिनों के लिए चले जाते हैं, मतलब आसपास ही रहते हैं पर उन दोनों को अकेला छोड़ देते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद वी और यिन वहाँ पर आते हैं और वो लोग उनसे मिलने जाते हैं। एंड फिर वो दोनों भी भागते हुए बाहर के लिए आते हैं, जिसमें वी बोलता है कि अरे वो देखो ये लोग बिल्ली नहीं है, ये हमारे प्यारे लिजर्ड है और ये कितने प्यारे लग रहे हैं और ये लोग पहले से काफी खुश और हेल्दी भी लग रहे हैं, और ये प्यारी बच्ची इसने भी थोड़ी बहुत एनर्जी पा ली है। एंड फिर वी उन दोनों से बोलता है चलो अब सब कुछ ठीक है तो हम लोग यहाँ से चलते हैं, पर टेंशन मत लो हम लोग वापस आएंगे, हम लोग बस तुम्हारे लिए खाना लेने जा रहे हैं, मतलब आइस जेट वगैरह, एंड तब तक के लिए जो बीज तुम्हारे पास है तुम लोग उसी से एनर्जी अब्सॉर्ब करो। एंड फिर वो दोनों बोलते हैं ठीक है सर। एंड फिर वी बोलता है कि यिन तो चलो टैंक लैंड वापस चलते हैं और वापस चल के आइस जेट को लेके आते हैं। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें टैंक लैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीडर वी यिन सब एक साथ बैठे थे। एंड यहाँ पे लीडर ब्लड कल्ट के मामले के बारे में ही कुछ बातें बता रहे हैं कि मुरीम अलायंस में गद्दार को पकड़ लिया गया एंड उसके बाद सब कुछ उसे सजा वगैरह दिया गया एंड उन लोगों को एक जासूस उल्लू भी मिला वहाँ पे। एंड फिर उन लोगों ने उस पक्षी का पीछा किया और पीछा करते करते वो लोग ब्लड कल्ट के आदमियों तक पहुँच गए। एंड फिर जैसा कि वी ने बताया था वही पानी वाले सांपों के जहर के वजह से उन्होंने ब्लड कल्ट के उन आदमियों को मार गिराया। एंड इसी वजह से मुरीम अलायंस के लीडर ने खास वी सॉरयोंग के लिए भेजा है एक लेटर, वो भी धन्यवाद लिख के। एंड तभी लीडर बोलते हैं कि चलो ये सब तो छोड़ो, ब्लड कल्ट के चक्कर में बहुत लेट हो गया, लेकिन तुम्हारे उन मैजिकल लिजर्ड का क्या हुआ, क्या तुम उन्हें पकड़ पाए अपने टॉक्सिक क्रिएचर गार्डन के लिए। जिसपे वी बोलता है अरे हाँ मैंने उन्हें लगभग आधा पकड़ लिया है। जिसपे लीडर बोलते हैं क्या मतलब
मतलब है आधा। एंड फिर येन बोलती है, ओ जैक चलो मैं समझाती हूँ सब कुछ आपको। एंड फिर वो लीडर को सब कुछ पूरी की पूरी कहानी बता देती है। एंड फिर लीडर बोलते हैं, अच्छा तो ये सब हुआ और तुम लोगों को चाहिए आइस जेट। सब लीडर ने बताएंगे कि आइस जेट को कैसे पाया जा सकता है, लेकिन आगे जानने से पहले आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। एंड मैं ये इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जब मैं बोलती हूँ तब ज्यादा लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो नए लोगों सब्सक्राइब कर ही लेना, और जो लोग भी पुराने हैं और नए हैं दोनों ही लाइक तो जरूर कर देना वीडियो को, ताकि यूट्यूब मेरे वीडियोस को आगे तक पहुंचाए। सो यहाँ पे येन बताती है कि हम लोग साथ में नमगूंग क्लैन के लिए निकल रहे हैं, जिसपे लीडर पहले थोड़ी सोच में पड़ जाते हैं और फिर कहते हैं हाँ तुम्हें जाना चाहिए। एंड फिर लीडर जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं ये टाइम सही नहीं है ब्लड कल्ट वालों की वजह से, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मेरा दामाद मेरे साथ है तो सब कुछ आसान है ना। जिसपे वी बोलता है क्या इन्होंने नया तरीका निकाला है मुझ पे जिम्मेदारियाँ डाल के मुझे फंसाने का। एंड फिर लीडर बोलते हैं खैर ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं भी सोच रहा हूँ नमगूंग क्लैन के बारे में, वहाँ के लिए काफी भयानक अफवाहें फैली हुई है। जिसपे वी और येन सोचते हैं कि क्या अफवाहें, कैसी अफवाहें। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें नमगूंग क्लैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ सिपाही होते हैं और वो लोग भी अफवाहों के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। एंड फिर वहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान से बोलता है कि नमगूंग क्लैन के अफवाहों के बारे में सुना है तुमने? सुना है नमगूंग क्लैन से एक लड़की है एंड उसके बारे में कुछ ऐसा वैसा। तभी वो दूसरा वाला सिपाही बोलता है अरे चुप हो जाओ, क्या ही बकवास अफवाहें हैं ये, क्या तुम पागल हो गए हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन दोनों के पसीने भी छूटे हुए थे। बट तभी वहाँ पे उन्हें किसी चीज की आवाज आती है एंड वहाँ सामने पड़ा होता है एक सिपाही, और फिर वो लोग भागते हुए उसके पास जाते हैं और देखते हैं कि कौन गिरा पड़ा है भाई। फिर वो देखते हैं कि ये उनका ही कोई सिपाही है एंड फिर वो बोलते हैं कि क्या ये मर गया या इसने कोई नशा कर रखा है। वहीं उस सिपाही का हाल ये है, नाक में से खून वगैरह और शक्ल देख के लग रहा है कि इसने कोई भारी नशा किया है। वहीं वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये क्या चक्कर है, क्या ये वही अफवाहें हैं और क्या ये सच है। खैर लगता है इसने नशा कर रखा है या फिर कुछ और ही मामला है। सबसे पहले तो हमें इसे गाँव में लेके जाना चाहिए। एंड फिर वो लोग इसे पीठ में उठा के घर लेके जाने लगते हैं एंड वहीं पे हमें एक लड़की भी नजर आती है साइड में। एंड यही है वो लड़की जिसके शरीर से एक अजीब सा ऑरा निकल रहा है। एंड बस इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। सो कैसा लगा आप लोगों को ये चैप्टर, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड नेक्स्ट चैप्टर में लगता है बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। खैर अब क्या होगा नेक्स्ट चैप्टर में ये तो अगले चैप्टर में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नहीं मैं बता दूं कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज हो गई है एंड वीडियो भी थोड़ा लेट आया है क्योंकि मैं मेरे घर से बाहर हूँ। तो बस अब नो बकवास बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले चैप्टर के लास्ट में हम लोगों ने एक नई लड़की को देखा था, सो ये चैप्टर उसी लड़की से शुरू होता है। तो स्टार्टिंग में हमें उसी नई लड़की को दिखाया जाता है जो अपने स्वॉर्ड चलाने की प्रैक्टिस कर रही थी और वो अपने स्वॉर्ड से बहुत सारी झाड़ियों को काट देती है, बट कुछ झाड़ियाँ रह जाती है जिसपे वो कहती है अरे यार थोड़े बहुत रह गए, तो क्या मुझे और भी ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बट तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक वो लड़की को जो कि उससे कहती है कि हे चलो घर वापस चलते हैं वरना हम लोग पकड़े जाएंगे। एंड ये नमगूंग क्लैन की छोटी बेटी है एंड इसका नाम है यून। एंड ये दूसरी वाली लड़की उसकी बड़ी बहन है। एंड यून अपने बड़ी बहन से कहती है कि देखो अगर हम लोग इस बार पकड़े गए ना तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी डांट पड़ जाएगी। माने कि स्वॉर्ड वगैरह चलाना अच्छी चीज है, ट्रेनिंग करना, लेकिन तुम नमगूंग क्लैन की बड़ी बेटी हो इसलिए तुम्हें अपना खुद का भी ख्याल रखना चाहिए। एंड ये रहा नमगूंग क्लैन की बड़ी बेटी का पूरा चेहरा एंड इसका नाम है फ्लैम क्वीन पियोनी, बट इस नाम से सिर्फ इसे जाना ही जाता है। इसका रियल नेम है नमगूंग सेओल, बट हम लोग इसे पियोनी ही बोलेंगे। एंड पियोनी अपनी बहन से बोलती ठीक है मैं समझ गई, हमें अब घर चलना चाहिए। लेकिन तभी उसकी तबीयत अचानक से खराब होने लगती है एंड ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसकी एनर्जी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, इसलिए ये अपने एनर्जी पे कंट्रोल नहीं कर पा रही और जब भी ऐसा होता है ये बीमार हो जाती है इसी तरीके से। तो हमें यहाँ पे थोड़ा पहले का सीन दिखाया जाता है जब इन सबको पता चला कि असल में पियोनी को हुआ क्या है। तो इसकी जो लाइफ एनर्जी है जिसे ये लोग क्यूआई कह रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ता है। वैसे तो ये लाइफ एनर्जी है लेकिन कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा ही बढ़ जाए तो वो खतरा ही हो जाता है। सो पियोनी के डैड पूछते हैं कि क्या इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है, जिसपे ये डॉक्टर ये पियोनी का इलाज कर रहा है ये कहता है कि हाँ इसका एक ही सोल्यूशन है, इसे येन एनर्जी की जरूरत है। एंड ये येन एनर्जी क्या होता है ये भी हमें आगे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे डॉक्टर बताता है कि इसे क्यूआई एनर्जी के यूज करने से पहले येन एनर्जी को इस्तेमाल करना पड़ेगा वरना इसकी लाइफ छोटी होती जाएगी। एंड फिर सीन फिर से पहले वाले टाइम पे आता है जहाँ पर एओन पियोनी से पूछती है क्या तुम ठीक हो, जिसपे पियोनी कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड चलो अब हमें घर चलना चाहिए। एंड फिर ये लोग घर जाने लगते हैं एंड फिर चलते चलते पियोनी की नजर एक लालटेन पे पड़ती है एंड उसे देख के वो कहती है कि मैं इसके अंदर के आग के लौ की तरह हूँ, क्योंकि जैसे इसमें तेल खत्म होने पे आग की लौ बुझ जाएगी वैसे ही मेरी लाइफ भी है। एंड इसका एक ही सपना है इसे मरने से पहले एक अच्छा स्वॉर्ड मास्टर बनना है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें येन वे वगैरह को दिखाया जाता है जो कि नाव में बैठ कर कहीं जा रहे थे, बट तभी वॉल
वॉरियर गुब्बे चिल्लाते हुए कहता है कि हे उस तरफ देखो, वहाँ पे डॉल्फिन है। डॉल्फिन को देख के सभी हैरान हो जाते हैं। वी को तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो अपनी आंखों से इस तरीके की प्रजाति को देख रहा है। वी यहाँ पे सोचता है वैसे मुझे तो कीड़े मकोड़े जहरीले जानवर पसंद है, लेकिन ये तो कुछ और ही है, फिर ये क्यों अच्छा लग रहा है मुझे। एंड तभी यहाँ पे ये ना आती है और वो बोलती है कि इसी रास्ते से हम लोग हुआन पहुँच जाएंगे जहाँ पर मुरीम अलायंस है। एंड फिर वी बोलता है अरे हाँ हमें वहाँ पे रुकना है ना, क्योंकि हमें फादर ने कहा था कि हमें उन पानी वाले सांपों का जहर देना है जिससे ब्लड कर्ड वालों की वाट लग जाती है। एंड उसके बाद हम लोग अपने काम के लिए जा सकते हैं, यानी आइस जेट को ढूंढने। एंड फिर येन बोलती है यस सॉरी, अगर हम लोग इसी स्पीड से जाते रहे तो बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। बट वी कहता है कि येन ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। जिस पे येन बोलती है क्या बात है। सो वी बोलता है कि अगर आइस जेट इतना ही ज्यादा कीमती है तो नमगूंग क्लैन वाले उसे हमें इतनी आसानी से कैसे दे देंगे। वी बोलता है कि मैं कितना भी इसे भूलने की कोशिश करूँ ये बात मुझे परेशान करती जाती है। तभी येन बोलती है कि अरे कोई बात नहीं, तुम मुझ पे भरोसा रखो, देखो मेरी बात सुनो, जैसा कि मैंने कहा था फ्लेम क्वीन पियोनी की उसकी जरूरत है, लेकिन वो उसके किसी काम की चीज नहीं है, क्योंकि उसके लिए आइस जेट तभी काम करेगा जब वो आइस जेट को खा सकती हो, लेकिन आइस जेट को खाया नहीं जा सकता, इसीलिए आइस जेट उसके किसी काम का नहीं। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ है जिसे खाया जा सकता है, तो बस हम यही कह के उनसे आइस जेट ले लेंगे। मतलब यहाँ पे ये चल रहा है कि आइस जेट कीमती है और पियोनी को आइस जेट की जरूरत भी है, लेकिन पियोनी आइस जेट का इस्तेमाल नहीं कर सकती। लेकिन येन और वी के पास ऐसा कुछ है जिससे पियोनी ठीक हो सकती है उसे खाकर, तो बस ये लोग यही करेंगे, अपनी चीज उन्हें दे देंगे और उनसे आइस जेट ले लेंगे। एंड फिर वी बोलता है कि देखो आपकी बातें तो ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे टेंशन हो रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आइस जेट उन लिजर्ड के लिए ठीक होगा, क्योंकि वो जो लिजर्ड है वो पहले से ही ठंडे खून के है और उन्हें ठंडी चीजों से नफरत है। और आप लोगों ने कहा है कि आइस जेट से ठंडी येन एनर्जी आती है, एंड बस इसलिए मैं परेशान हूँ कि आइस जेट उन लोगों के लिए ठीक भी होगा या नहीं। वैसे मैंने येन एनर्जी, यांग एनर्जी इन सब के बारे में सुना तो है, लेकिन फिर भी मेरे लिए इन सब को समझना बहुत मुश्किल है। जिसमें येन बोलती है कि ये मार्शल आर्ट के लिए बहुत जरूरी है और मुझे अच्छी तरीके से पता है, चलो मैं तुम्हें समझाती हूँ, तो तुम ध्यान से मेरी बातों को सुनो और याद करो, ठीक है। नॉर्मली जो येन एनर्जी होती है वो जिंदा जीवों की एक्टिविटी को रोक देती है। डार्क, कोल्ड एंड फियर ये सब कुछ येन एनर्जी कहलाती है। जिसमें वी बोलता है कि अच्छा तो इसका मतलब येन एनर्जी बुरी होती है क्या। जिसपे येन बोलती है बिल्कुल नहीं, अब मैं तुम्हें समझाती हूँ कि यांग एनर्जी क्या होती है। यांग एनर्जी से हमारी जिंदगी जल्दी चलने लगती है, मतलब उम्र जल्दी बढ़ जाती है और जिंदगी खत्म। और इसीलिए जो लिजर्ड होते हैं वो येन एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं, क्योंकि येन एनर्जी ठंडा होता है और वो लिजर्ड भी ठंडे होते हैं। जिसमें वी सोचता है अच्छा तो ये कुछ रिचार्ज जैसा है क्या। एंड फिर वो येन से पूछता है कि अच्छा तो मुझे ये बताओ कि ये येन एनर्जी और यांग एनर्जी क्या ये दोनों मेल और फीमेल की तरह नहीं है। मुझे ये बताओ कि इन दोनों एनर्जी को बैलेंस कैसे किया जा सकता है। अगर इन दोनों को कोई प्योर येन एनर्जी मिल जाए तो क्या इन दोनों को बैलेंस किया जा सकता है। एंड ये बात सुन के येन का चेहरा लाल टमाटर हो जाता है। एंड फिर येन यहाँ पे शर्मा जाती है और वो कहती है कि देखो मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है ना। इन दोनों एनर्जी को कैसे शांत करना है ये सब कुछ हम लोग बाद में ढूंढेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे वी बेचारा शर्मा जाता है क्योंकि वो कह कुछ और रहा था और ये समझ कुछ और गई। जिसमें वो बोलता है देखो मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, लेकिन तभी वहाँ पे गुप्पे आ जाता है और कहता है कि चलिए वुहान सिटी आ गया, अब हमें उतर जाना चाहिए। एंड ये है इनका वुहान सिटी। एंड फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वी, येन वगैरह सब लोग सिटी के अंदर आ गए। एंड फिर येन वहाँ पे जो भी वॉरियर वगैरह है उनसे बताती है कि मैं सिचुएन टैंक लैंड से हूँ और आप लोगों की रिक्वेस्ट के अनुसार मैं आप लोगों के लिए सामान लेकर आई हूँ। जिसपे वो इंसान बोलता है हाँ हमारे जनरल पहले से आपका इंतजार कर रहे हैं। एंड फिर वो लोग जनरल के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। एंड वी आसपास देख के सोचता है वाह तो ये है मुरीम अलायंस, ये कितना बड़ा है। बट तभी वी को सामने दो इंसान और एक छोटी लड़की दिखाई देती है। एंड ये लोग आपस में लड़ क्यों रहे थे पता नहीं। सो ये लड़का उस लड़की को बोलता है मुझे छोड़ दो प्लीज, मैं तो बस उनको सबक सिखा रहा था। जिसपे वो लड़की बोलती है कि नहीं तुम्हें अपने ही टीम मेंबर्स के साथ इस तरीके से लड़ना नहीं चाहिए। वही सामने दूसरा लड़का भी बोलता है कि हाँ पहले तुम्हें मैटर की अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी। तभी वो लड़का बोलता है अरे यार मेरी गलती क्या है, मैं तो बस उस लड़की की इज्जत की रक्षा कर रहा था। एंड तभी उन्हें सामने येन दिख जाती है और उसे देख के सभी हैरान कि क्या ये टैंग येन नहीं है। खैर अब इनका मिलना तो रहता रहेगा, लेकिन सबसे पहले इन तीनों का नाम दिखाया जाता है हमें। तो इस सफेद कपड़े वाले का नाम है स्लेइंग ड्रैगन, एंड इस छोटी सी लड़की का नाम है स्वॉर्ड फिनिक्स, और इस बंदे का नाम है स्पीयर ड्रैगन। तो सबसे पहले तो इनका मिलना होता है कि लास्ट टाइम हम लोग कहाँ मिले थे, वहाँ मिले थे ये सब। एंड वी को भी पता चलता है कि इन सभी ने मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर रखी है। सो यहाँ पे जो छोटी सी बच्ची है जिसका नाम स्वॉर्ड फिनिक्स है वो येन से कहती है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पे आई हो, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। तुम्हारे बारे में कुछ अफवाहें फैली हुई है, क्या ये सब कुछ सच है। जिसपे येन पूछती है क्या कहा मेरे बारे में क्या ऐसी अफवाहें फैली हुई है। अब जिसपे वो बोलती है कि हमने सुना है तुम्हारा एक लव
लवर है और यही सब बातें चारों तरफ चल रही है, जिसमें वी उन्हें घूर के देखता है कि क्या यहाँ पे मेरी बात चल रही है, जिसमें यिन थोड़ी घबरा जाती है और कहती है कि अरे नहीं नहीं, ये सब कुछ गलत अफवाहें हैं, मेरा कोई लवर नहीं है। और फिर ये स्पीयर ड्रैगन ये भी बोलता है कि हाँ पता है, चारों तरफ सारे वॉरियर इसी बारे में बात कर रहे थे कि तुम्हारा कोई लवर है और इसीलिए मैंने उन सबको चैलेंज कर दिया और इसी तरीके से मैं तुम्हारी इज्जत को प्रोटेक्ट कर रहा था। एंड वी यहाँ पे सोचता है ये क्या मुसीबत है, क्या ये इनको पसंद करता है। एंड फिर यिन कहती है देखो तुम लोग टेंशन मत लो, ये सारी अफवाहें गलत है। एंड ये बात सुनते ही वो स्पीयर ड्रैगन खुशी से उछलने लगता है और कहता है देखा मैं सही था ना, अब मैं उन वॉरियर्स को छोड़ूंगा नहीं। तभी यिन कहती है कि अरे मुझे पूरा सच तो बताने दो। एंड फिर वो वी को पकड़ के सामने लेके आती है एंड फिर वो बताती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ये मेरा होने वाला हस्बैंड है। एंड यहाँ पे वो बहुत ही प्यारी सी शक्ल बनाती है, बट ये सुन के किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एंड तभी वो छोटी बच्ची बोलती है कि क्या कहा, ये तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है, लेकिन इसे देख के तो लग रहा है ये काफी छोटा है। जिसपे यिन बोलती है सॉरी मुझे इससे तुम लोगों से पहले ही मिला देना चाहिए था। एंड तभी वी उन्हें प्रणाम वगैरह करता है और कहता है कि मेरा नाम वी सॉरयोंग है और आप लोगों से मिलके मुझे खुशी हुई। बट यहाँ पे स्पीयर ड्रैगन को पता नहीं क्या हुआ, वो यहाँ पे इतनी डरावनी सी शक्ल बनाता है और वी को कहता है कि हे, और कहता है क्या कहा तुमने, वी सॉरयोंग है ना। एंड उसे देख के वी की हालत खराब हो जाती है, उसे तो पसीने आने लगते हैं डर से। सो यहाँ पे स्पीयर ड्रैगन उसके सामने झुक जाता है और अपना एक हाथ जमीन पे रखता है और कहता है कि हे सॉरयोंग, मैं हूँ यांग सियांगू द स्पीयर ड्रैगन और मैं तुम्हें 1v1 के लिए चैलेंज करता हूँ। एंड बस इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। एंड आप लोगों को मैं बता दूं कि मुझे जुकाम वगैरह है तो आवाज थोड़ी चेंज हो गई है, तो काम चला लेना। बाकी चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके बता देना और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।